नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएफआई पर लगे बैन की और उस बैन से विपक्ष की बौखलाहट की, कांग्रेस की बड़ी परेशानी की और कांग्रेस का पीएफआई के करोड़ों रुपए के फंड और उसके लाखों जिहादी कार्यकर्ताओं से कनेक्शन के उजागर होने की। तो शुरुआत करते हैं पीएफआई पर लगे बैन से, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है मोदी सरकार का, जिसने इस्लामिक एजेंडे को बेनकाब कर दिया, जिसने सालों पुराने ये जो राजनीति में नई विचारधारा चल रही थी कि किसी भी स्तर पर किसी भी इस्लामिक संगठन मुसलमानों के साथ दुश्मनी लेकर इस देश में कोई शासन नहीं कर सकता, उस पर एक करारा तमाचा है। और जिस तरीके से एक पूरी प्लानिंग के तहत धीरे धीरे पीएफआई के ऊपर शिकंजा कसा गया। सबसे पहले उसके बैंक अकाउंट सील किए गए, उसके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने लाए गए। उसके बाद एक प्लानिंग की गई कि कहां कहां पीएफआई के अलग अलग संगठनों के कार्यालय हैं, जिन लोगों का नाम कहीं भी किसी लिस्ट में पीएफआई के नहीं हैं, उन लोगों को भी खोद खोद कर निकालो। और उसके साथ एक बार अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। पूरी तरह से पीएफआई को खत्म करने के लिए बड़ी टीम बनाई गई। 100 लोगों की टीम तो सिर्फ ईडी की थी, उसके अलावा सीबीआई, एनआईए और फिर कुछ खुफिया जो एजेंसी हैं उसकी अलग से टीम जो इनपुट दे रही थी, और साथ ही अलग अलग राज्य सरकारों की पुलिस को इसमें जोड़ा गया। एटीएस की टीम भी इसमें सक्रिय रही और फिर 2 बार लगातार पीएफआई के ऊपर हमला किया गया। अलग अलग जगहों से 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता पीएफआई के गिरफ्तार किए गए और फिर इसके अकाउंट की तलाश की गई, साथ ही कैश देखे गए, जिसमें पता चला कि करोड़ों के फंड की हेराफेरी हो रही है। इसमें मिडिल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं और फिर ये पैसे जो इस्लामिक देशों से आ रहे हैं वो इस कॉन्स्पिरेसी के लिए हैं कि हिंदुस्तान में एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की जाए। इसके लिए पूरी तरह से एक प्लान बनाई गई थी और उस प्लान का हिस्सा दूसरी पार्टियां भी थी, जिसमें से एक जो हिस्सा हिडन एजेंडा के तौर पर था वो कांग्रेस के साथ इसका छुपा हुआ कनेक्शन था। कैसे इस करोड़ों रुपए के पीएफआई के फंड का कांग्रेस में इस्तेमाल होता था, कांग्रेस के फायदे के लिए इस्तेमाल होता था, और किस तरीके से लाखों जिहादी कार्यकर्ता जो इस्लाम के नाम पर पीएफआई को समर्थन दे रहे थे, उन लोगों ने कांग्रेस की सहायता की, जिसके कारण कांग्रेस आज बौखलाई हुई है। डायरेक्ट तौर पर तो कांग्रेस पूरी तरह से इस बैन के खिलाफ नहीं बोल सकती, लेकिन अलग अलग तरीकों से पीएफआई को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, उसका डिफेंस कर रही है कि पीएफआई के ऊपर बैन लगाना एक तरह से सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देना है। और किस तरीके से कांग्रेस को इससे फायदा हुआ है, इस पर बात करते हैं कुछ समय पहले से। जब पीएफआई 2007 में पैदा हुआ तो उसके पहले इस्लामिक एजेंडे वाली एक संस्था थी सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये सिमी के ऊपर प्रतिबंध तो कांग्रेस नहीं लगाई थी, लेकिन उसके बाद जो 3 संस्थाओं ने मिलाकर एक बड़ी संस्था बनाई पीएफआई, उन लोगों को लगा कि कांग्रेस उनका तारनहार हो सकता है, कांग्रेस के साथ एक सामान्य सहयोग रखना चाहिए और उस सहयोग के आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है अपने एजेंडे को, और नॉर्थ से साउथ तक इसका विस्तार किया जा सकता है। आज 23 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और ये लोग समय समय पर कांग्रेस के एजेंडे के साथ चलते रहे हैं। अगर याद हो तो पिछले 2 साल की घटनाओं को सिर्फ देखिए और फिर पीएफआई और कांग्रेस के बीच इस संबंध का पता चल जाएगा। इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट थे
वो उजागर हो जाएगा। 2020 में जब हंगामा खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सीएए के मामले में, पूरे देश में कांग्रेस ने पहले आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस का आंदोलन लगभग टाटा फिस हो गया। चारों तरफ उसके कार्यकर्ता कंफ्यूज थे कि आखिरकार इस मुद्दे पर हम विरोध किसका करें। अगर सरकार का विरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में सीएए के तहत जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों को भारत लाया जा रहा है, जिन्हें विशेष सुविधाएं दी जा रही है नागरिक बनाने के लिए, उन लोगों के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा। ये आंदोलन मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं होगा कि आखिर मुसलमानों के उन देशों से आने वाले मुस्लिमों को ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है। उसके लिए तो कुछ मुस्लिम पार्टियां लड़ ही रही थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए पूरे देश में कंफ्यूज थे और छिटपुट विरोध आंदोलन चल रहा था। लेकिन उसी समय पीएफआई की भी एंट्री होती है। हालांकि पीएफआई के जो एंट्री हुई थी उसमें साफ तौर पर इसने नहीं कहा था कि हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां जहां इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, इन लोगों ने मना कर दिया कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यही थी कि पीएफआई अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट नहीं बनाता। ये नहीं बताता कि कौन हमारे कार्यकर्ता हैं। ये मेंबरशिप ड्राइव तो चलाता है, लेकिन पेपर पर उसका जिक्र नहीं किया जाता। इसलिए जब जब इसके लोग गिरफ्तार होते थे, सरकार के पास भी ये पुख्ता सबूत नहीं होता था कोर्ट में पेश करने के लिए कि इसका सीधा संबंध पीएफआई के साथ है। पीएफआई के साथ के संबंध जोड़ने के लिए इसे इसके जो पदाधिकारी हैं, इसके जो मेन ब्रांचेस के लीडर हैं, उन लोगों के अकाउंट, उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना जरूरी था। इसी का फायदा कांग्रेस के समर्थन के लिए इन लोगों ने उठाया। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, आगजनी की, हंगामा खड़ा किया और दिल्ली जैसी जगह पर तो एक बड़ा आंदोलन लंबे समय तक करता रहा, जिसका मुख्यालय शाहीन बाग रहा। शाहीन बाग में भी पीएफआई का भी मुख्यालय है, जो केरल से चलता हुआ दिल्ली तक पहुंचा है। वहां पर लंबे समय तक मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहा सीएए के मामले में, और उसका समर्थन कांग्रेस करती रही और कांग्रेस के नेता उसका फायदा उठाते रहे। ये सोच रहे थे कि इस नाम पर जो पीएफआई का आंदोलन चल रहा है, जो उसके लिए फंडिंग हो रही है, उसमें हमारा फायदा तो है, लेकिन उसमें हमारे लोग सीधे इन्वॉल्व नहीं हैं और उसका फायदा कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को मिल रही है। ये पीएफआई के उस करोड़ों के फंड में कांग्रेस की हिस्सेदारी थी, जो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे थे। इसीलिए कांग्रेस के नेता आज बौखलाए हुए हैं। ये सिर्फ सीएए की बात नहीं है, चाहे असम में चुनाव से पहले मुस्लिमों का आंदोलन हो या फिर उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के विवाद को लेकर चले हंगामा और आगजनी हिंसा की घटनाएं हो, हर जगह पीएफआई सक्रिय रहती थी और कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे से उसको सपोर्ट करता रहा और कांग्रेस को इसका फायदा मिलता रहा। ये तो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की बात है, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा और उसमें गांधी परिवार को मिलने वाले फायदे का सीधा लिंक केरल से है। केरल और साथ ही दक्षिण भारत के कुछ दूसरे स्टेट की बात करते हैं। वहां पर जो केरल में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू की, फिर से जब राहुल गांधी को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपना एक क्षेत्र निर्धारित किया, वो है वायनाड केरल का। वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन इसके पीछे इस पीएफआई नेटवर्क का बड़ी भूमिका मानी जाती है। पीएफआई केरल में अपना संगठन चलाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या करता रहा है। एक साल के अंदर लगभग 18 नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी और संघ के इन लोगों ने हत्या की, और इसकी सुगबुगाहट कांग्रेस को बाहर में लगने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कहीं न कहीं इस बात का सपोर्ट किया और इसलिए
केरल में कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलता रहा है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण पीएफआई का उसे मिलता हुआ समर्थन है। वायनाड में भी जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय वहां पर पीएफआई की पूरी फौज इनके साथ खड़ी थी। और दूसरे जगह पर भी पीएफआई ने वामपंथी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस आधार बनाए हुए था केरल में। आज भी जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो वो केरल पहुंचे। केरल में वो सबसे ज्यादा समय देने की सोचे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहां पर उनका आधार मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ है और केरल के मुसलमान उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पीएफआई के साथ कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से इनका गठबंधन गठजोड़ चल रहा था। और ये सारी कवायतें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के उस डर्टी पॉलिटिक्स की ओर इंगित करता है, जो पीएफआई जैसे संगठनों को किसी न किसी तरीके से सहयोग देकर एक इस्लामिक एजेंडे को कांग्रेस का एक हिस्सा बनाकर किसी तरीके से इस देश पर शासन करने की कोशिश करते रहे। और अब जब उनका पूरा मुखौटा सामने आ गया है, सारा पर्दाफाश हो गया है कि ये जो पीएफआई के अकाउंट से अभी 2 दिन पहले 120 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात आई, उसके बाद ये पता चला कि 2020 के दिल्ली दंगे में भी पीएफआई ने इन पैसों का इस्तेमाल किया था। और साथ ही जो आंदोलन हुए थे सीएए के विरुद्ध, उसमें भी इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। और अभी कर्नाटक में हो रहे हिजाब विवाद, साथ ही केरल में चल रहे हंगामे, और फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक साजिश चल रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ, उसमें इन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिहादियों की जो फौज खड़ी की जा रही है वो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को सहयोग दे रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ताकि सरकार को अस्थिर किया जाए और फिर से कांग्रेस की सरकार लाई जाए, जिससे उसको संरक्षण मिल सके। ये सारा जो ईडी और सीबीआई के, एनआईए के रेड में मिले हैं सबूत, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस परोक्ष तौर पर पीएफआई का सहयोग कर रही थी, परोक्ष तौर पर उससे सहायता ले रही थी। और इसलिए जब पीएफआई के ऊपर बैन लगा तो कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। केरल में कांग्रेस सांसद के सुरेश ने तो यहां तक कह दिया कि पीएफआई पर बैन लगा है तो फिर संघ पर यानी आरएसएस पर क्यों नहीं बैन लगाया जाना चाहिए। दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने पिछली बार जब पीएफआई पर रेड पड़े थे तो उस समय केरल से बयान दिया था कि सरकार को इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं चलना चाहिए, यानी कि सांप्रदायिकता का माहौल नहीं बनाना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये राहुल गांधी की मानसिकता थी। अब जब पूरी तरह से बैन लग चुका है तो कांग्रेस के नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन फिर भी छिटपुट तरीके से वो एक कोशिश कर रहे हैं बताने की कि भारत की सरकार, मोदी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और ये उसी का नतीजा है जिसकी वजह से कांग्रेस और पीएफआई जैसे संगठनों का एक बिना कहे परोक्ष तौर पर गठजोड़ चल रहा था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।